ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो सेकंड ट्यूटोरियल है, सेकंड लेक्चर है सीवीएस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, वो है एयोटिक आर्च डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो एयोटिक आर्च है एम्ब्रियोलॉजिकली, वो उससे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है वो डिराइव होती है। तो आज के लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है जी। अब देखें, यूटेक आर्च वैसे बनती है सिक्स, ठीक है, लेकिन इसमें जो फिफ्थ है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाती है एंड दे कैन नॉट गिव राइज टू एनी स्ट्रक्चर। तो वी डोंट केयर अबाउट द फिफ्थ आर्च, बट रिमेंबर एम्ब्रियोनिक लाइफ में कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में देर आर टोटल सिक्स यूटेक आर्चेस, आउट ऑफ विच फाइव आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। अगर ये नंबर में पांच है, लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखें तो सिक्स भी है, क्योंकि फिफ्थ आर्च बनती है लेकिन वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर। फर्स्ट aortic आर्च, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल गिव्स राइज टू मैक्सिलरी आर्टरी। अगर जो फर्स्ट aortic आर्च है ये भी डिसअपेयर होता है, लेकिन इट गिव्स राइज टू द पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। देखिए, जो aortic आर्च है इसको हम आर्च फॉर एम कहते हैं, एम फॉर मैक्सिमल। हम कहते हैं जो चीज फर्स्ट नंबर पे होती है वो मैक्सिमम होती है, वो स्ट्रांग होती है। हम कहते हैं कि यार एक बंदे वो फर्स्ट नंबर पे आता है या फर्स्ट पोजीशन लेता है, इट्स मीन कि दैट पर्सन हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू कम फर्स्ट। तो फर्स्ट इज फॉर मैक्सिमल, और मैक्सिमल से मुराद जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी है। तो आज के बाद याद रखें, फर्स्ट अयोटिक आर्च डिराइव्ड मैक्सिलरी आर्टरी। सेकंड अयोटिक आर्च की तरफ जाएंगे। तो सेकंड आप लोगों को पता है, स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड एस। एस स्टैंड फॉर स्टेपीडियल आर्टरी। ठीक है जी, स्टेपीडियल आर्टरी। दिस हायोइड आर्टरी इज आल्सो अराइज फ्रॉम सेकंड aortic arch, but not that much important. What is important is stapedial. तो first is maxillary is maximal, S for stapedial। जो second aortic arch है इसको हम arch of S कहते हैं, so that is stapedial artery। अब अगर हम थर्ड आर्च की तरफ आते हैं, तो थर्ड आर्च देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो तीन है ये अल्फाबेट्स के अंदर तीसरे नंबर पे सी के हिसाब से आता है, ABC। तो थर्ड आर्च इज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सी। सी फॉर सी, कॉमन carotid artery, C for C, common carotid artery and proximal part of internal carotid artery. So C is the third letter of alphabet, therefore remember C. So M for maximal maxillary artery is first aortic arch, second aortic arch derived stapedial artery, and the third aortic arch है it gives rise to common carotid artery। ठीक है, एंड द proximal part of internal carotid। अब आते हैं फोर्थ की तरफ, फोर। ठीक है। सो एज वी हैव फोर लिम्स, तो मतलब यह है कि फोर लिम्स, मतलब यह है कि ये फोर्थ आर्च जो है। अब फोर लिम्स से मुराद ये है कि लिम्स को, अपर लिम्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है सब क्लेविन आर्टरी। तो फोर लिम्स से मुराद राइट सब क्लेविन आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है, और लेफ्ट साइड पे यूटिक आर्च और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ राइट पर सब क्लेविन आर्टरी। फोर्थ आर्च से और सिक्स से अगर हम देखें अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को आसानी के लिए सिक्स ड्रा करूँ, तो सिक्स नंबर को हम इस तरह ड्रा करते हैं। इस सिक्स को अगर मैं उल्टा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम सिक्स को अगर मैं फिर इस तरह ड्रा करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो इस तरह इस ये चीज बनती है, नाइन बनता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से ड्रा करें, मतलब मुख्तलिफ एंगल से इसको हम लेके, तो मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये इसका जो है ना, पी से मुराद ये है कि इसके साथ एसोसिएशन में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो जो सिक्स आर्च है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फॉर द सिक्स आर्च। रिमेंबर, अगर इसको हम पी में लिखे इस तरह, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पी, फॉर एग्जाम्पल पी प्रॉपर, हमने सिक्स को उल्टा लिखा, इसको मजीद उल्टा लिखे तो पी बनेगा, पी पर प्रॉक्सिमल, पी पर पल्मोनरी आर्टरी, ए वन के पी पर डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है। तो सिक्स पी डी आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि अगर आप सिक्स पी डी, जिस तरह हम G6PD इस तरह याद रखते हैं, तो 6PD स्टैंड फॉर कि सिक्स aortic arch will give rise to pulmonary arteries on left side only, and this is the ductus arteriosus। Very very importantly asked exam question, that is the ductus arteriosus। अब आप लोगों ने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, फर्स्ट aortic arch is for M, M for maxillary, S aortic arch for S stapedial artery, C for common carotid and proximal part of internal carotid artery, and four for limbs, four limbs, that is fourth limb से arch भी बनता है, aortic arch और proximal part of right subclavian artery। अब जब सिक्स की बारी आती है तो सिक्स पी डी,
जिस तरह हम जी स्टैंड फॉर, वैसे तो ये G6PD एक एंजाइम है, लेकिन जी स्टैंड फॉर ग्रेट आर्च। ग्रेट आर्च मीन सबसे बड़ा आर्च 6 है, और दैट 6 आर्च will give rise to pulmonary trunk on the left side only, and D stand for ductus arteriosus. So these are the most important point you people should know for the derivatives. इसके बाद आते हैं इस साइड पे, फॉर एग्जांपल के हमारे पास याद रखना है, जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इज द 10th cranial नर्व, और एक लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अगर एग्जाम के अंदर आता है कि जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ये किसके ऊपर जो है ना आर्च बनाती है, किस स्ट्रक्चर के ऊपर ये लूप कर जाती है, सो इट लूप अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ आर्च एंड दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी। अगर हम फोर्थ आर्च की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा है proximal part of right subclavian artery। तो प्लीज दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन इफ समवन आस्क यू कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, इट लूप अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एग्जाम क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, दैट इज फोर्थ आर्च, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ आर्च सबक्लेवियन आर्टरी। लेकिन अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, दैट इज लूप अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ सिक्स आर्च, and that is nothing but ductus arteriosus. So these are the two important MCQs question. मैं लास्ट में फिर से रिपीट करता हूँ, is a sum of first aortic arch gave rise for part of maxillary artery, S for stapedial artery, C for common carotid artery, fourth for the proximal part of right subclavian artery, and the sixth for 6PD. So 6 for P for pulmonary arteries on left side only, and D for ductus arteriosus. So these are the most important point you people should know for the exam point of view। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक एमसीक्यूज आप लोग को जरूर मिलेगा, दैट इज द हार्ट एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर और इसकी डेरिवेटिव्स हैं। इसमें मैं पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझाने जाऊंगा, उसी से आप लोग को ये और भी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डायग्राम। इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं प्रॉपरली फॉर एग्जाम्पल, तो इस डायग्राम से आप लोग को ये चीज मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक डायग्राम है, दिस इज द हार्ट ट्यूब, ठीक है। इनिशियली हार्ट ट्यूब बनता है, इसमें इस तरह की जनाब मुख्तलिफ फोल्डिंग्स होती हैं, तो आप लोग ने अपने कॉपी के अंदर इसको हाईलाइट करना है। तो हार्ट ट्यूब के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बल्बस कॉर्डस कहते हैं। फिर नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, इसके नीचे प्रिमिटिव एट्रियस है, और ये हमारे पास साइनस स्पिनोसस है। तो प्लीज रिमेंबर इन द हार्ट ट्यूब इनिशियली देयर आर 4 सेगमेंट्स। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे लेके सेकंड, और आखिर में जनाब यहाँ पे थर्ड सेगमेंट, और इसके साथ साथ क्या है, 4 सेगमेंट है। तो सबसे पहला वाला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड bulbous cordus। ये bulbous cordus है, this is called the primitive ventricle, primitive atrias, and this is the sinus venosus। अब सवाल ये है कि ये जो bulbous cordus है, इसके फिर हमारे पास इस तरह के जनाब 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने अपने कॉपी में लिखना है तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से यहाँ पे क्विकली बताऊंगा और आप लोग इसको नोट करें कि जो bulbous cordus है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको ट्रंकस आर्टीरियोसस कहते हैं, एंड दिस ट्रंकस आर्टीरियोसस अंडरगो सम चेंजेस दैट विल गिव राइज टू असेंडिंग एओर्टा एंड ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो असेंडिंग एओर्टा ये लेफ्ट साइड पे बनेगी, पल्मोनरी ट्रंक राइट साइड पे बनेगी। इसको आप स्टार करें, एग्जाम क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर gives rise to pulmonary trunk and ascending aorta, think about truncus arteriosus। फिर इसके बाद ये जो दरमियान वाला एरिया होता है, इसको हम कोनस कहते हैं। कोनस एक्चुअली इज अ मेन पार्ट ऑफ द बल्बस कार्डस, वैसे इस पूरे को तो बल्बस कार्डस कहते हैं, और इसी कोनस से बल्बस कार्डस स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, मतलब जिसकी जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो मीन कि वो एरिया जहाँ से ब्लड ने बाहर जाना है उसको आउटफ्लो कहते हैं, यहाँ से आउटफ्लो बनती है, ठीक है जी। और इसका नीचे वाला पार्ट प्रॉक्सिमल 1/3 होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको हम बल्बस कार्डस, लेकिन इस फर्स्ट स्टेट के मुताबिक याद रखें कि द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड बल्बस कार्डस, ट्रंकस आर्टीरियोसस इज द पार्ट ऑफ बल्बस कार्डस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, उससे जना फ्यूचर में ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, इसी तरह प्रिमिटिव एट्रिया से ट्रेबिकुलेट पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट नाम से पता चलता है।
what is important, the left horn of sinus venosus and the right horn of sinus venosus, very very important। बट इसमें ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो और से सुने, ये जो लोअर पार्ट है, जैसे साइनस विनोसिस, बट साइनस विनोसिस हैज टू हॉर्न्स। ये इसका लेफ्ट हॉर्न है और ये इसका राइट हॉर्न है। अब लेफ्ट हॉर्न के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमारे पास तीन है। इसके अंदर तीन वेन्स होते हैं। यहाँ पे एक लेके कॉमन वाइट कॉमन सॉरी कॉमन कार्डिनल वेन, और इसमें अम्बिलिकल वेन है। इसमें भी कार्बन कार्डिक वेन और कॉमन हमारे पास क्या होते हैं, अम्बिलिकल वेन। और इसमें वाइट लाइंस होते हैं, वाइट लाइंस वेन और वाइट लाइन जो योग सेक से बनते हैं। लेकिन इतना याद रखे, जो लेफ्ट हॉर्न है साइनस विनोसस का, उससे कोरोनरी साइनस बनेगा। और प्लीज फॉर मी, दिस इज द टॉप मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। Every examiner love to ask such type of question, so everyone should know it. What is coronary sinus? The major venous drainage of the heart, they are drained into coronary sinus, except anterior cardiac veins. We will discuss that in the venous supply of the heart. तो इतना आप लोगों ने याद रखना है कि एक्चुअली हमारे पास जो मेजर पार्ट है वीनस ब्लड सप्लाई की हार्ट के अंदर, वो कहाँ पे ड्रेन करती है, कोरोनरी साइनस। और ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से आता है। इस तरह राइट हॉर्न से स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, नॉट इम्पोर्टेंट, एंडोकार्डियल कुशन। These are the tissues in the embryonic heart which gives rise to septums like atrial septum, membranous interventricular septum, and atrioventricular and semilunar valve। इसका मतलब यह है कि mitral valve, tricuspid valve, pulmonary and aortic valve। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने बताया कि जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन है और ये सुपीरियर वीना केवा बनाएगी, लेकिन पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ये इंफीरियर वीना केवा बनाएगी, ठीक है। और प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो प्रिमिटिव जो एंशियंट इनिशियल जो पल्मोनरी वेन बनता है, वो फ्यूचर में जाकर स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम बनेगी। इस पूरे स्ट्रक्चर में से अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि एक्चुअली जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है, इट गिव्स राइज टू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। bulbous cardiac smooth part of the left right ventricle, the most important is left horn of sinus venosus, coronary sinus बनाता है। और जो एंडोकार्डियल कुशन है वो सारे वाल्व बनाता है, और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की डेवलपमेंट पढ़ी है, तो उसमें हमने पढ़ा इसका एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है। तो जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो एंडोकार्डियल कुशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो कार्डिनल वेन है, राइट कॉमन कार्डिनल वेन, वो सुपीरियर वीना केवा बनाता है। तो एक्चुअली जस्ट इन अ नटशेल, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज हार्ट ट्यूब। Upper arterial end of the heart tube is bulbous cordus, then primitive ventricle, primitive atrias, and the lower part which is venous side, that is called of sinus venosus। ठीक है जी। So these are the most important point that you people should know for the concept from this derivative points। अब आगे चलते हैं जनाब। इसमें जो डायग्राम्स दी गई हैं उसमें सारी की सारी वो कहानी बताई गई है, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हार्ट ट्यूब की शक्ल में बताई है। अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑल द टाइम फेवरेट फॉर एग्जामिनर, दैट इज कॉल्ड द फीटल सर्कुलेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फीटल सर्कुलेशन क्या है, और फीटल सर्कुलेशन के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी चीज आनी चाहिए। सबसे पहले तो याद रखें, दिस इज कॉल्ड प्रीनेटल सर्कुलेशन। whatever the blood supply in the fetus before the birth of the fetus, that is called fetal circulation या prenatal circulation। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे मेन मेन वो मैं बताने लगूँ। एक्चुअली बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि लंग्स क्या होते हैं, वो कोलैप्स होते हैं। तो लंग्स की जो काम है, जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड की, वो कौन करती है, वो प्लेसेंटा करती है। तो बच्चे को जो ब्लड आती है वो प्लेसेंटा से आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। बिकॉज लंग्स आर नॉट वर्किंग। अब इसमें आप लोगों ने यहाँ से कुछ चीजें याद रखनी है। एक एमसीक्यूज ये है कि एक्चुअली इन फीटल लाइफ वन इज अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है, और दूसरे इज अम्बिलिकल वेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताने लगा हूँ। वन इज अम्बिलिकल आर्टरी, वन इज अम्बिलिकल वेन। एक को हम यू ए कहते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी, और रिमेंबर इन द एग्जाम दे आर टू इन नंबर्स। और एक होते हैं अम्बिलिकल वेन, तो अम्बिलिकल वेन इज वन इन नंबर।
दोनों में फर्क यह है कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज है दे कैरी डीऑक्सी ब्लड, अम्बिलिकल वेन कैरी ऑक्सी ब्लड। एक्चुअली जिस तरह हम कहते हैं कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैन कैरी डीऑक्सी, इसी तरह ऑल वेन्स कैन कैरी डीऑक्सी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैन कैन ऑक्सी। मतलब जिस तरह हम वो एक किस्म की जनाब निमोनिक बनाते हैं आफ्टर दी, अगर एक्सेप्शन है जिस तरह सारे के सारे आर्टरीज आफ्टर द बर्थ कैरी ऑक्सी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फीटल लाइफ में जो अम्बिलिकल आर्टरी है इसमें याद रखें कि डीऑक्सी ब्लड होती है, और जो अम्बिलिकल वेन है उसमें ऑक्सी ब्लड होती है। इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली जो अम्बिलिकल वेन्स होती है, अम्बिलिकल वेन्स इट कंटेन 80% ऑक्सी ब्लड। दिस इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, and this question many times repeated in the FCPS part 1 US Family and NRE कि प्रीनेटल लाइफ में द मैक्सिमम ऑक्सी ब्लड कंटेन इन विच वेन, आंसर इज अम्बिलिकल वेन एंड दे आर वन इन नंबर। फिर अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर लो ऑक्सीजन ब्लड होती है। जब अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा से ऑक्सी ब्लड देती है तो देन अम्बिलिकल वेन ट्राई टू गिव दैट ब्लड इनटू इंफीरियर पीना केवा। अब यहाँ से एक चीज मैं आप लोग को ड्रा करते जाऊँ, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द अम्बिलिकल वेन, ये जो मैं ड्रा करने जा रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, अम्बिलिकल वेन। यहाँ पे आप लोग इमेजिन करें कि दिस इज द इंफीरियर वीना केवा, क्योंकि जो इंफीरियर वीना केवा है इसने ब्लड लेके राइट एट्रियम में देना है। अब यहाँ पे जो अम्बिलिकल वेन है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सी ब्लड है 80%, उसका काम यह है अम्बिलिकल वेन, यहाँ पे आप लोग इसको यू से करें अम्बिलिकल वेन। अब सवाल ये है, ये इंफीरियर वीना केवा है दैट इज कॉल्ड आईवीसी। अब होता यह है कि जब अम्बिलिकल वेन इसको ब्लड देगी तो इसके दरमियान एक शंट जरूर होगा। अब यहाँ पे एक डक्ट होता है बच्चे के अंदर फीटल लाइफ में जिसने अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वीना केवा के दरमियान एक शंट क्रिएट की है। अब ये डक्ट है तो द वर्ड इज डक्टस। अब यहाँ पे भी वेन है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वीना केवा ये भी वेन है, तो any duct between two veins is known as ductus venosus. The question come in the exam कि which of the following structure in the fetal life is helpful to transfer the blood from umbilical vein to inferior vena cava, that is called ductus venosus। अब जब ब्लड इस तरह ऊपर आती है, और से सुने ये अम्बिलिकल वेन ऊपर जा रही है और इसने ब्लड आगे देना है अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वीना केवा बाय द हेल्प ऑफ दिस डक्टस आर्टीरियोसिस, कि उसने हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करना है। वंस द ब्लड रीचेज इनटू द राइट एट्रियम, अब जब ब्लड राइट एट्रियम में आती है तो फिर यहाँ से ब्लड किधर जाएगी, मैंने बताया था लास्ट टाइम इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर कि फोरामेन ओवेल के जरिए ब्लड राइट एट्रियम से किधर जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग थ्रू द हार्ट through inferior vena cava is directed through foramen ovale and to the left atrium। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जो ब्लड आ रही है वो पहले से प्लेसेंटा ने क्या किया है, ऑक्सीजनेट किया है, और वो ब्लड जो राइट एट्रियम में ही है वो यहाँ से फिर फोरामेन ओवेल के जरिए लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। लेकिन कुछ ब्लड जो ऊपर से सुपीरियर वीना केवा आ रही है और कुछ ब्लड इससे भी राइट एट्रियम से किधर जाएगी, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी तो लंग में जाएगी बट लंग्स आर कोलैप्स, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी और एयोर्टा के दरमियान एक शंट है जिसको हम डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। अब ये दोनों एमसीक्यूज गौर से सुने। दिस इज अ डक्ट which connect between two arteries और this is a duct which connect between two veins, क्योंकि ये विनोसस है और ऊपर वाला आर्टीरियोसिस है। अब इसमें आप लोगों ने याद ये रखना है कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए which two structure connect by ductus arteriosus, that is umbilical vein and pulmonary, sorry umbilical vein and inferior vena cava। जो डक्टस आर्टीरियोसस है इसने किन दो चीजों को कनेक्ट किया है, पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। तो डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना केवा पास राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल, कहते जो ब्लड ऊपर से सुपीरियर वीना केवा ले आए वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, फिर मेन पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन अगर इस आर्टरी ने आगे ब्लड देना है तो लंग्स तो काम नहीं करते, तो फिर नेचर ने पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान एक शंट रखी है जिसका नाम डक्टस आर्टीरियोसिस है। तो यहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसिस डिसेंडिंग अयोटा के दरमियान इसको शंट करेगी, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें प्रेशर ज्यादा है। बिफोर द बर्थ एज आई टोल्ड यू राइट साइड प्रेशर इज हाई, लेफ्ट साइड प्रेशर इज वेरी लो, तो ब्लड फ्रॉम राइट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड द डिसेंडिंग एओर्टा। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर चेंजेस आती है, जो पल्मोनरी वस्कुलेचर है या पल्मोनरी साइड की प्रेशर है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है,
और आप लोग को बताया था इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, इसकी वजह से जो फोरामेन ओवेल है वो क्या हो जाता है, क्लोज। तो प्लीज रिमेंबर इन द एग्जाम व्हाट इज फोरामेन ओवेल, इट इज अ फिजियोलॉजिकल होल बिफोर द बर्थ which allow the blood to shunt from right atrium to the left atrium, but as the baby born there is a increased pressure on the left side, so because of high pressure foramen ovale close, और इसका एक रेमिनेंट बनता है जिसको हम फ्यूचर में क्या कहेंगे, फोसा ओवेलस कहते हैं। और ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई भी थी, दैट इज कॉल्ड फोसा ओवेलस। तो प्लीज़ ये चीज़ आप नोट करने वाली है। इसमें जो अभी आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, होता यह है कि जब ये क्लोज हो जाए फोसा ओवेलस बन जाता है, ठीक है। अब इसमें है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, अब ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है, व्हाट इज डक्टस आर्टीरियोसस, इट इज द डक्ट बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, इसको ओपन रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए। लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल कम हो जाए, प्लेसेंटल सेपरेशन, क्योंकि प्लेसेंटा आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी खराब हो जाएगी, डिटेच हो जाएगी, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगी तो डक्ट की ऑटोमेटिकल क्या हो जाएगी, क्लोजर। तो यहाँ पे दो एमसीक्यूज, व्हाट इज डक्टस आर्टीरियोसस, इट इज अ फिजियोलॉजिकल शंट बिफोर द बर्थ which connect pulmonary trunk with descending aorta. It helps the shunt blood to from pulmonary trunk toward aorta before the birth. इसमें जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा की तरफ है। Who keep the ductus arteriosus open, that is called of prostaglandin. But after the birth, when prostaglandin is decreased, the duct become closed. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल उसमें प्रोस्टा ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो इवन आफ्टर द बर्थ भी ओपन रहता है, फिर उसको हम पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। और इस पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के अंदर हम ऐसा ड्रग देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करे, एंड दोज आर कॉल्ड ऑफ NSAIDs। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है, इफ अ बेबी बोर्न विद पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, कि अगर एक बच्चा है वो पैदा हो जाए और उसकी डक्टस आर्टीरियोसिस इवन ओपन रहे आफ्टर द बर्थ, जो बंद होना चाहिए, तो उसको बंद करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर नोन एज NSAID। अगर डक्टस आर्टीरियोसिस बंद हो जाए तो उसकी जो रेमेनेंट है उसको हम लेगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। तो प्लीज यहाँ पे आंखें बंद करके दो चीजें अपने आप से पूछें, फोरामिन ओवेल अगर बंद हो जाए आफ्टर द बर्थ तो उसकी जो रेमिनेंट है उसको फोसा ओवेलस कहते हैं। और जो डक्टस आर्टीरियोसस है अगर वो बर्थ के बाद जनाब बंद हो जाए तो उसकी जो रेमिनेंट है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम है। फोरामेन ओवेल का काम राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फ्लो करना है, और जो डक्टस आर्टीरियोसस है उसका काम पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की तरफ वो ब्लड फ्लो करना है। हु कीप द डक्टस आर्टीरियोस ओपन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। And if we want to close the ductus arteriosus, the drug of choice, think for a while, that should be NSAID, which is endomethacin and ibuprofen. So endomethacin and the ductus arteriosus. Prostaglandin E1, E2 keep the ductus arteriosus open. Very very important one. ये डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये फीटल सर्कुलेशन है। तो मैं नट शेल में दो चीज़ों में जल्दी बताने लगा हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय फीटल सर्कुलेशन। बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे को जो प्लेसेंटा से ब्लड मिलती है वो अम्बिलिकल वेन में आती है। अम्बिलिकल वेन इज द ओनली वेन इन द फीटल लाइफ कैन कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड 80%। अम्बिलिकल वेन वो ब्लड इंफीरियर वीना केवा को देगी बाय द हेल्प ऑफ डक्टस वेनोसस। इंफीरियर वीना केवा राइट एट्रियम को देगी, राइट एट्रियम में फोरामिन ओवेल के जरिए ब्लड लेफ्ट एट्रियम में शंट होगी और वो एयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में फैलेगी। जो ब्लड सुपीरियर वीना केवा लेके आई तो उसका कुछ पोर्शन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी ट्रंक में जाएगी तो फिर डक्टस आर्टीरियोसिस की वजह से वो ब्लड अयोटा में जाएगी जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में फैलेगी। फोरामेन ओवेल जो बंद होना चाहिए अगर वो बर्थ के बाद ओपन रहे उसका नाम पेटेंट फोरामेन ओवेल है। डक्टस आर्टीरियोस अगर बर्थ के बाद ओपन रहे तो उसको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस कहते हैं। और अगर किसी का डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज ना हो, ओपन रहे, उसको बंद करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दैट इज कॉल्ड NSAIDs। अब आते हैं दीज आर कॉल्ड द पोस्ट नेटल चेंजेस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। द एग्जाम विल लव टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो डक्ट्स होती है मतलब फीटल लाइफ के अंदर, देखिए फीटल पोस्ट नेटल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फीटस में होते हैं। पोस्ट मीन आफ्टर, नेटल मीन डिलीवरी, के बर्थ के बाद उससे कुछ चीजें बनती हैं। तो जो चीज डक्ट है वो यूजुअली लिगामेंट में कन्वर्ट होती है। तो डक्टस आर्टीरियोसस का जो रेमेनेंट है इसकी जो डेरिवेटिव है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम है।
और ये लेफ्ट रिकरेंट laryngeal नर्व के साथ ही होता है, नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। डक्टस विनोसस से लिगामेंटम विनोसम बनेगी। फोरम इन ओवेल, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, कि इसकी जो रेमिनेंट है दैट इज फोसा ओवेलस। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो एलेंटाइस है ये इससे यूराकस बनती है, और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब यूराकस क्या है? इट्स द पार्ट ऑफ एलेंटाइस बिटवीन ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। वी विल डिस्कस इन द डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी, ये डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अम्बिलिकल आर्टरीज, वेरी गुड, ठीक है। देखिए अम्बिलिकल ए एल, दैट इज ए एल, मीडियल अम्बिलिकल। अम्बिलिकल लिगामेंट्स दो होती है, मीडियन अम्बिलिकल और मीडियल अम्बिलिकल, देयर इज अ डिफरेंस। तो मीडियन, अन का मतलब ये है अन, अलेंटाइस, इसमें ए एन है तो ये ए एन वाला है, और इसमें ए एल है तो ये ए एल वाला है। तो ये इन दोनों में ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें अगर एग्जामिनर चाहे तो आप लोगों को वो कंफ्यूज करा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो एक्चुअली अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, अम्बिलिकल लिगामेंट, वो अगर मीडियन है तो वो एलेंटाइस से डिराइव होगी, अगर मीडियल है तो वो अम्बिलिकल से। और जो अम्बिलिकल वेन है वो लेगामेंटम टेरिस हेपेटस में जाएगी, जिसको राउंड लेगामेंट ऑफ द लीवर कहते हैं, जो फेल्सिफॉर्म लेगामेंट के अंदर ही होता है। वो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में जब हम जीआरटी में जाएंगे। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी। जो जो पॉइंट आप लोगों को बताए हैं वो ज़रूर आप लोगों ने करने हैं, और इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग द एम्ब्रियो, कि आप लोगों ने इसके अंदर मजीद क्या चीज़ें करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एनाटमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एनाटमी, दिस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Please everyone watch the lecture and do comments with me, give me the feedback. Inshallah, with the time you guys will getting more and more concept. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.